बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आप यहाँ आए और आज इस बारात के दूल्हा तो आप ही हैं। और बीच में जब मुझे पता लगा कि आप कहीं बैठे हैं मीटिंग में और मुश्किल है, तो मैंने हमारे इनपुट एडिटर से कहा, मैंने कहा भैया दूल्हा बिना जो है वो बारात कैसे होगी। तो फिर बाद में पता लगा कि नहीं, आप आ रहे हैं और व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल के आए। उपाध्याय को मैंने कहा कि भाई अतुल जी को तो मैं मना भी कर सकता था, भाई आपको तो मैं मना कर नहीं सकता हूं, तो आऊंगा। तो आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं सर। आपके बारे में जितना मैंने यूट्यूब पे देखा, जितना सोशल मीडिया पे देखा, पढ़ा, तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, वो वाकई लोगों को प्रेरणा देता है। मैंने भी आपसे आपकी बातों से सीखा। पंकज के साथ एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा, वो दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे, और उसमें जिस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को रखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि आपके ही इस एरिया में, आपके ही इस कार्य क्षेत्र में, आपके ही लोगों के बीच, आपके जाबाजों के बीच मैं आपका स्वागत करूं और इन सबसे निवेदन करूं कि प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। एक पत्रकार, एक अर्थशास्त्री, एक वकील, एक पुलिस ऑफिसर, एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस सुधारों के लिए काम करता हो, 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर, जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, ये वाकई सीखने का मौका देता है। हमारे साथ थोड़ा देर से कनेक्ट हुए। तो मैं समझना चाहता हूं कि इन तमाम रोल को निभाते हुए आगरा कमिश्नरेट के मुखिया के तौर पे जो अभी तक का सफर है, उस सफर में आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज रही कि जब मैं पुलिस सर्विस में आया तो इस यूनिफॉर्म को पहनने से पहले एक आम भारतीय नागरिक जिस तरह से पुलिस के प्रति उसकी एक नकारात्मक धारणा है और एक निगेटिव थिंकिंग है, वही थिंकिंग मेरे मन में भी थी। क्योंकि पुलिस की जो इमेज और परसेप्शन हम लोगों को इंडियन फिल्म्स ने बनाया या अन्य चीज़ों ने बनाया, क्योंकि एक आम आदमी के रूप में जब तक मैं सिविल सर्विस परीक्षा पास नहीं किया था तो मेरा कभी पुलिस से कोई मतलब नहीं पड़ा। पहला मतलब तभी पड़ा जब मैं सिविल सर्विस परीक्षा जब मैं पास किया, तो जब नौकरी के लिए वेरिफिकेशन हुआ तो मेरा पुलिस से पहला मतलब पड़ा। तो पुलिस के प्रति जो ये निगेटिव सोच थी, और जब हम पुलिस में नौकरी करने आए, संजोग से सिविल सर्विस के दोनों अटेम्प्ट में मुझे पुलिस ही मिला, तो जब हम पुलिस में नौकरी करने आए और इस यूनिफॉर्म को पहना, तो अपने आप पता चला कि ये पुलिसिंग अपने आप में कितनी टफ चीज है। कि आपके पास यदि आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो उस काम में आप अपने ना परिवार पर ध्यान दे पाते हैं, ना आप अपने आप पर ध्यान दे पाते हैं। और इसके बावजूद जो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट हमारी पब्लिक है, क्योंकि हम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए हैं, और इसके बावजूद भी मैक्सिमम मामलों में हो पाता है कि यदि 100 में 90 मामले में भी हम संतुष्ट कर दिए और 10 मामले में हम संतुष्ट नहीं कर पाए, तो भी सारे लोग फिर उसी चीज पर पुलिस को कोसते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि मैं जिस इलाके से आया और जिस सोच के साथ परवरिश हुई, फिर कैंपस लॉ सेंटर से LLB करने के बाद, तो एक माइंडसेट जो था, वो माइंडसेट एक पुलिस के प्रति जो इमेजेस थी समाज में, उसके प्रति डिफरेंट था। और आज 20 साल के बाद मुझे इस बात का बहुत गर्व होता है, वर्दी पहने हुए तो 22 साल हो गए, कि मैं आज इस वर्दी में हूं, और इस वर्दी में मैं जितनी सेवा कर पा रहा हूं, शायद मैं किसी अन्य चीज में रहकर किसी की इतनी सेवा नहीं कर पाता। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट सीख हमको मिली। दूसरी जो सीख है कि जब हम देखते हैं, और हम इस बात को कहीं भी, इसको आप कह सकते हैं कि हम बोस्ट करते हैं, कि जितने भी हमारे पुलिस के साथी यहां बैठे हुए हैं, जितना मेहनत ये लोग करते हैं उतना मेहनत शायद ही किसी विभाग का कोई कर्मचारी करता होगा, शायद ही कोई करता है। लेकिन हमारे सिर्फ एक व्यवहार के कारण,
ये सारी हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। जैसे कि आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं और बहुत सुंदर खाना, स्वादिष्ट, आपने दाल भात चावल, हम लोग बिहारी आदमी हैं, दाल भात चावल चोखा बनाए और उसमें कोई एक केरोसिन ऑयल डाल दे तो वो पूरा खाने का जो तड़का है वो खत्म हो जाता है। वही पुलिस का व्यवहार होता है। तो आज के जमाने में जो सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है और जो पुलिस को सीखने का है कि हमें अपने व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा और समाज के हिसाब से उस व्यवहार को करना होगा। मैं जब एसपी था बागपत, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो मैं इस चीज को बराबर सोचता था कि बागपत से दिल्ली आईएसबीटी जो महाराणा प्रताप बस अड्डा है, डॉट 34 किलोमीटर है, ओनली 34 किलोमीटर। लेकिन पुलिसिंग की सोच जो दिल्ली की थी और जो बागपत की थी वो बहुत डिफरेंट थी। तो एक साथ इस देश में एक पुलिस ऑफिसर्स को 19वीं शताब्दी के लोग भी मिलते हैं जिनकी सोच है और 21वीं शताब्दी के भी लोग मिलते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म इरा के भी लोग मिलते हैं और सबका पुलिसिंग के प्रति अलग नजरिया है। किसी के लिए मानवाधिकार का नजरिया यह है, यदि एक गांव का आदमी में दो भाइयों में झगड़ा हुआ और पुलिस ने यदि 151 जो पहले सेक्शन था उसमें यदि कार्रवाई नहीं की तो वो अधिकारी के पास तब तक जाएगा जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाती है। यही झगड़ा यदि कोई लखनऊ के किसी इलाके में होता है तो वो कहेगा साहब आप किस धारा में, कैसे हमें जेल भेज सकते हैं। तो लोगों के सोचने का नजरिया देश काल विधारेण कालो गच्छति धीमता, कि देश समाज जहां पर है, समय जैसा है, उसके हिसाब से लोगों के सोचने का नजरिया है। आज से उसी तरह से क्राइम है। क्राइम का पैटर्न आज से 70 साल पहले अपराध में डकैती होती थी। जितनी भी हिंदी की मूवी 60 70 में बनी सब में डकैत होते थे, क्योंकि समाज में डकैती विद्यमान थी। उसके बाद का जमाना आया, अब डकैती कहीं नहीं होती, अब शायद ही आपको कहीं डकैती एक मुकदमा लिखा जाए। उसके बाद जमाना आया, किडनैपिंग शुरू हुई, अब वो भी पैटर्न बदल गया। अब आप पिछले 10 वर्षों का यदि देखेंगे या 5 वर्षों का, तो 100 में 90 जो मामले हैं क्राइम के वो आईटी से रिलेटेड मामले हैं। जो इलाका, मेवात का इलाका बदनाम था जिस क्राइम के लिए, अब वो बदनाम हो गया साइबर क्राइम के लिए। तो क्राइम के पैटर्न समय के पहलू के साथ साथ बदल रहे हैं। उसी तरह से पुलिस को भी अपने इस विचार को बदलते रहना पड़ेगा और जब समय के साथ जो भी व्यक्ति यदि नहीं चेंज होता है या जो भी संस्था, तो उसको कठिनाई का अनुभव होता है। इसीलिए पुलिस को समय के साथ, क्राइम के पैटर्न के साथ अपनी सोच को, अपनी टेक्निक को हमेशा परिवर्तित करते रहना पड़ेगा। जी, आप एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप गाजियाबाद के एसएसपी थे, इन्होंने कहा ना कि जितनी मेहनत आप लोग करते हैं उतनी किसी भी विभाग का कोई व्यक्ति नहीं करता है, और इस बात का, और ये आपके साथ खड़े रहते हैं, इस बात का सबूत मैं हूं। इस बात का सबूत मैं हूं। आपने ये वो बात किस तरीके से, ये किस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके अपने साथी पुलिस वालों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो फिर जब ये एसएसपी थे, चाहे फिर डीजी साहब का फोन आवे, फिर एडीजी साहब का फोन आवे, अगर इनके साथ के जो लोग हैं अगर वो सही हैं तो फिर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं इसका सबूत के तौर पर ये बात बोल रहा हूं ऑफिशियली। अब कथा लंबी हो जाएगी, जिसको मुझसे पूछना हो तो अलग से पूछ सकता है, मैं बता दूंगा कि क्या प्रकरण था। इसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं अतुल भाई के लिए। देखिए, मैंने उसमें भी अपने तरफ से गलती मानी। बहुत बार जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उसमें भी जो हुआ, देखिए पुलिस को ऐसे ही सीखते रहना चाहिए। वो इंस्पेक्टर अभी भी इस चीज को याद करता है और रियलाइज करता है। मुझे उन्होंने फोन भी किया था 2 बार। हाँ जी, होता यह है कि अभी जैसे यहाँ अचानक जाम लग जाए, हाँ, और भीड़ हो जाए, उस भीड़ में मेरा इंस्पेक्टर सिरोही होगा, वो जाएगा उस भीड़ को हटाने के लिए। तो किसी के चेहरे पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, गर्मी का भी टाइम है, 2 बज रहा होगा या 2:30 बज रहा होगा, तो उसमें हो सकता है कि उसका कुछ, या कोई दरोगा होगा, वो किसी जो कोई कह रहा होगा तो उसके साथ वो कोई बदतमीजी कर दे। उसे लगता है कि यार मैंने तो ये रूटीन वे में जाम हटाने के लिए किया, लेकिन हो सकता है वो जो व्यक्ति हो वो कोई बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति हो, क्योंकि ये किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है। जी। तो पुलिसिंग को हमको उस नजरिए से सोचना होगा कि मेरा इंस्पेक्टर क्या, किस लिए उसने किया, क्या उसने जानबूझकर किया या उसका बोनाफाइड इंटेंशन है। बिल्कुल। पुलिसिंग में 100 में 90 मामले होते हैं जिसमें इंस्पेक्टर का कोई कसूर नहीं होता है,
लेकिन ये हमारे समाज का एक दुष्प्रभाव कहिए या जो भी कहिए, क्योंकि पुलिस को बहुत सारे लोग, क्योंकि पुलिसिंग की रिफॉर्म की हम लोग हमेशा बात करते हैं, पुलिस को सब लोग एक टूल के रूप में बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन खराब है। आज सभी जगह सीसीटीवी लग गए तो उस परसेप्शन को हम दूर करने में सफल रहते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि साहब पुलिस वालों ने गाली दे दी, पुलिस वालों ने बदतमीजी कर दी, पुलिस वालों ने ये कर दिया, और हमारे पास उसको ये मानने के सिवा और कोई भी सबूत नहीं रहता था कि हम लोग भी मानते थे कि पुलिस वालों ने बदतमीजी की होगी। लेकिन एज ए पुलिस चीफ, एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ जब मैं था गाजियाबाद में या आज भी यहाँ हूं, यदि मेरे पुलिसकर्मी का कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, फिर भी उससे गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल, तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ मैं खुद लोगों से क्षमा मांगता हूं कि भाई चलिए हमसे गलती हो गई, ये मेरा धर्म है। लेकिन अपने लोगों को, मैं इसका लीडर हूं, मैं अपने फोर्स का लीडर हूं। आईपीएस ऑफिसर में बस 2 गुण चाहिए, तीसरा कोई गुण मैं नहीं ढूंढता। एक, आईपीएस ऑफिसर को बॉर्न लीडर होना चाहिए। ही शुड बी लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोई भी समस्या आए वो फ्रंट पर आए और कहे ठीक है मैं इसको करता हूं। बाकी आईपीएस ऑफिसर से अच्छी लाइजनिंग या कोई चीज किसी की भी हो सकती है, इंस्पेक्टर की। एक आरआई किसी आईपीएस ऑफिसर से अच्छा टर्नआउट परेड की करा सकता है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर को एक अच्छा लीडर होना चाहिए, और दूसरा उसको उसमें एक अच्छा मैनेजरियल स्किल होना चाहिए। जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं सोसाइटी के, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उन सबके साथ उसके खुद के अच्छे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। मैं आगरा में हूं तो मेरा यह कर्तव्य और धर्म है कि मैं आगरा में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम के स्टेक होल्डर जो है उनको मैं जानूं और उनकी प्रॉब्लम को मैं जानूं, तभी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। मेरा इंस्पेक्टर वो काम नहीं कर सकता है। जिस दिन मैं अपने इंस्पेक्टर को कहूंगा, हरि पर्वत को या इंस्पेक्टर जहां मैं हूं ताजगंज को, कि भाई तुम ये काम कर दो, उस दिन से वो इंस्पेक्टर फिर समझ जाएगा कि सर कोई भी काम के लिए हमें कहेंगे कि तुम सेटलमेंट करो, तो फिर वो हमें एज ए लीडर मेरी कदर नहीं करेगा। ये काम हमारा है। तो कोई भी आईपीएस ऑफिसर को जब भी परिस्थिति ऐसी लगे, और आपको, हमारे एसएचओ को हमेशा महसूस होना चाहिए कि मेरे जो बॉस हैं, जो मेरे चीफ हैं, यदि हमें कोई समस्या आएगी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए हमेशा खड़े हैं। जिस दिन हमारे एसएचओ में ये फीलिंग आ गई, उस दिन कभी भी कोई समस्या हमें नहीं आ सकती। और मैं इस बात का लकी हूं और मुझे बहुत गौरव का अनुभव है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं मुजफ्फरनगर से लेकर के मैं सोनभद्र तक रहा, और सभी जगह हमारे पुलिसकर्मी हमारे साथ खड़े रहे, और कहीं भी कोई पुलिसकर्मी हमें छोड़कर, मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस भाग गई। यदि मैंने एक पुलिसकर्मी को आवाज दी सेट पर भी, तो हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ खड़े रहे, जिसके लिए मुझे इन सभी पर गर्व है जो भी हमारे यहाँ साथी हैं। वेरी गुड। तो मैं यहाँ जो हमारे यंग आईपीएस ऑफिसर हैं उनसे भी मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने आप को एक लीडर के रूप में प्रस्तुत करिए। जब आप खुद फ्रंट से लीड करेंगे विपरीत परिस्थितियों में, तो आपके लोग आपको खुद इज्जत देंगे। आपके पास स्टार है, अशोक है, तो लोग जय हिंद तो आपको करेंगे। लेकिन आप यदि फ्रंट से लीड करेंगे, डिफरेंट स्टेक होल्डर से आप खुद बात करेंगे, तो आपका इंस्पेक्टर आपको दिल से इज्जत देगा और वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और आप हमेशा, हम लोग जनता से अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने पुलिस वाले से, हम सिपाही हो या इंस्पेक्टर हो, हम कहते हैं कि साहब हम नहीं मिलेंगे या आप इनसे बात कर लो। चेन ऑफ कमांड रहना चाहिए, ट्रू है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर हैं, हमारा जो सिपाही है, उससे 24 घंटे उस सिपाही को यह बोध होना चाहिए कि मेरा चीफ, जब भी हम उसको याद करेंगे वो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमारे लिए मिलेगा, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और एक अच्छे लीडर का यही कर्तव्य है। युवा, आपको ट्रेनिंग इसी के लिए दी गई है। तो मैं अपने साथियों से भी ये चीज कहूंगा जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं, कि वो अपने काम और व्यवहार में समय के हिसाब से परिवर्तन लाए। 30 साल पहले गांव में जो बदमाशी करता था, तो ग्राम प्रधान भी कहता था कि साहब इसकी पिटाई कर दीजिए। हम लोग या हम लोग जिस पीढ़ी में जन्म लिए, तो हमारे मास्टर यदि पीटते थे तो मेरे माँ पिताजी खुश होते थे कि भाई माँ पिटाई खाया है, बच्चा ठीक होगा। आज हमारे बच्चे को यदि टीचर पीटेगा तो हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल से कहेंगे भाई कैसे पीट दिया। तो समय बदल रहा है। जब हमारे और आपके जिंदगी में इतना परिवर्तन हो रहा है, तो उसी हिसाब से पुलिसिंग में भी बदलाव की जरूरत है, व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। और
एक जो कनेक्शन होना चाहिए इमोशनल, जिस तरह से कहीं भी यूनिफॉर्म का अर्थ है कि हमारा इमोशनल कनेक्शन अपनी फोर्स के साथ हो, और फोर्स का हमसे दोनों, ये वाइस वर्सा है कि फोर्स को भी महसूस हो कि हमारा लीडर मेरे साथ है, और हमको भी महसूस होना चाहिए कि कोई भी बात होगी तो हमारा इंस्पेक्टर, हमारा एडिशनल एसीपी, हमारा डीसीपी हमारे साथ खड़ा रहेगा। और हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है, जो यंग लीडर, यंग आईपीएस हमारे सामने है, मैं इनको भी एक ही चीज सिखाता हूं कि हमेशा अपने को लीडर के रूप में प्रस्तुत करो, क्योंकि तुम लीडर हो फोर्स के, इंडियन पुलिस के तुम लीडर हो। और अगली, अब मैं आज सीपी हूं, कल ये सोनम बैठा हुआ है, अब्बास बैठा हुआ है, कल को उसे इस गद्दी पर बैठना है, तो ही शुड नो, उसको जानना चाहिए कि इस गद्दी पर ये सिर्फ फूल का सेज नहीं है, इस पर तमाम तरह के कांटे हैं। उस कांटों को कैसे हमको टैकल करना है, उसको कैसे हटाना है, ये इसको अभी से ये सीखेंगे तो आगे इनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। सर, आपने एक बात कही कि पुलिस को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर पुलिस में ठसक ना हो तो यहाँ पे नाना प्रकार के भांति भांति प्रकार के लोग समाज में हैं जो फिर पुलिस को भी ठेंगे पर रख देंगे कि अरे भैया ये सुनो, ये तो ऐसे ही है यार। तो फिर वो उस दशा में कैसे कोरिलेट? अतुल साहब, आपने बात सही कही। इसमें दो चीजें, एक है कि पुलिस या कोई भी समाज, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने इकबाल और हनक से चलती है। जो आप ठसक की आपने बात कही, तो व्यवहार के परिवर्तन का अर्थ नहीं है कि हमारा इकबाल खराब हो जाएगा। मैं यदि आपके साथ बैठा हूं और मैं यदि सही काम कर रहा हूं, हमारा आत्मबल यदि स्ट्रांग है, तो कोई आदमी हमसे गलत नहीं करा सकता है। कोई भी पुलिस वाला बोले या मैं सीपी हूं और मैं कहूंगी नहीं भाई हमसे फलाने ने कहा और मैंने ये कर दिया, मैं झूठ बोल रहा हूं। जिस चीज पर मेरा दस्तखत है, यानी कि मेरी उस काम को करने की इच्छा थी, चाहे उसमें हमारा, जब मैं कोई काम सोच कर रहा हूं तो हो सकता है मैं उसमें अपना कोई लाभ देख रहा हूं, लेकिन यदि मैंने अपना दस्तखत किया है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो पुलिस की ठसक का अर्थ होता है कि पुलिस में आत्मबल का होना, व्यवहार परिवर्तन। हम यदि किसी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, व्यवहार का अर्थ है कि अच्छे से बात करना, लेकिन आत्मबल का अर्थ होता है कि उसी चीज पर फर्म रहना कि हमने ये डिसीजन लिया, मैं इस डिसीजन पर फर्म हूं, आपकी गलती है। यदि ए आदमी या बी आदमी, हो सकता है इस शहर का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़ा ताकतवर आदमी हो, वो किसी चीज पर, गलत बात पर हमसे यदि कोई जोर दे रहा है तो हम उससे पोलाइटली कहेंगे, या हमारे एसएचओ में इतना आत्मबल होना चाहिए कि वो हमें कह सके कि सर ये फैक्ट ये है, ये चीजें हैं, बाकी जो आप डिसीजन लेंगे लेकिन सच्चाई ये है। ये उसके आत्मबल को दिखाता है, और आत्मबल तब होगा जब आपके खुद का चरित्र का विकास होगा। यदि पुलिस वाले 2 पैसे की बेईमानी और मक्कारी में लगेंगे तो उनका ये आत्मबल नहीं हो पाएगा। यदि ट्रक वाले से 2000 रुपये की वसूली में वो इन्वॉल्व होगा तो आत्मबल नहीं होगा। लेकिन कोई इंस्पेक्टर यदि इस वसूली को रोक देगा, जो भी इंस्पेक्टर रोक देगा, उसका आत्मबल और उसका चरित्र आपको दूर से ही डिफरेंट हुआ, क्योंकि उसे किसी चीज का डर नहीं है। तो इस आत्मबल को यदि पुलिस एडॉप्ट करती है विथ पोलाइटनेस, तो ये एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है जिसको कि पार कर पाना कभी संभव ही नहीं है। और सभी पुलिस वालों, इन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने आत्मबल को और उसमें पोलाइटनेस, इन दोनों चीजों को आप इन्वॉल्व करिए, दोनों चीजों को मिक्स करिए, आपको कभी भी दुनिया में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सर, एक बात मेरा और अनुभव है, मेरा अनुभव यह है कि जब भी कभी कोई वारदात होती है, अव्वल तो वारदात रोकना पुलिस फोर्स का साझा काम है। लड़े फौज नाम सरदार का, जीते फौज तो भी नाम सरदार का, और फौज अगर हार गई तो भी सरदार ही जिम्मेदार है। क्योंकि सरदार जब सफलता का क्रेडिट ले रहा है तो फिर नाकामी सिपाही पे नहीं फोड़ी जाएगी ना। सही बात। लेकिन देखा जाता है अमूमन क्या 90% से ज्यादा केसेस में, और 26 वर्ष का मेरा पत्रकारिता का अनुभव, ये मैं इस पे इसीलिए फोर्सफुली ये बात पूछ रहा हूं आपसे सर, कि जब भी कोई वारदात होती है तो भैया एसएचओ निपटा दो, 2 स्टार सस्पेंड कर दो, बीट कांस्टेबल को निपटा दो। भाई जो आला ऑफिसर्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये थोड़ा सा एक मैं चाह रहा था कि एक लेमैन की तरफ समझाइए। नहीं, मैं आपकी बात से अगेन, मैंने आपसे पहले ही जो चीज बोली कि इट अगेन डिपेंड्स अपॉन लीडरशिप। मेरे इस पूरे कैरियर में 2007 जनवरी 30 जनवरी को मैं उत्तर प्रदेश में एज एएसपी अंडर ट्रेनिंग वाराणसी गया, और 2025 30 मई आज हिंदी पत्रकारिता दिवस में आपके सम्मुख हूं। पहले तो आपको बधाई हो हिंदी पत्रकारिता दिवस की, ये मैं बधाई देना भूल गया आप लोगों को। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप अपने एसएचओ को हटा दीजिए।
मैं ये बात बड़े शिद्दत के साथ कह रहा हूँ, एज ए सीपी आगरा कर रहा हूँ कि मुझे कभी किसी डीजी साहब ने नहीं कहा या मेरे किसी सीनियर ने कोई घटना पर कि आप उसको हटा दो। हम अपने हटने बचने के लिए हटा दें और हम नाम ले लें कि भाई किसी ऑफिसर का, ये हमारे आत्मबल का कसूर है। किसी भी लीडर में यदि आत्मबल होगा तो वो कहेगा कि ठीक है घटना हुई है, इस केस को हम वर्कआउट करेंगे। यदि एसएचओ की गलती होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यदि एसएचओ किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है और वो चाहेगा कि उस बदतमीजी पर भी हमको बचाया जाए तो उसके लिए एसएचओ जिम्मेदार है। लेकिन सिर्फ घटना पर एसएचओ को हटा देना ये लीडरशिप, एक मजबूत लीडर की निशानी नहीं है। तो मैंने इसलिए आपसे पहले भी कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर को एक मजबूत लीडर होना चाहिए और आपके फोर्स को होना चाहिए। हम कह देंगे साहब मैं बड़ा मजबूत हूं, मैं मजबूत नहीं हूं। मेरा यदि एसएचओ, यदि 50 एसएचओ है इस थाने में, उस 50 में से 40 एसएचओ को यदि ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने यदि सही किया और मेरे सीपी मेरे साथ है तो मैं मजबूत लीडर हूं, नहीं तो मैं निकम्मा लीडर हूं, मैं फिर मजबूत लीडर नहीं हूं। ये आदमी में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। यदि मेरे में ये क्रेडिट नहीं है, आप एक सर्वे कराएंगे और मुझे 80% एसएचओ यदि पाएंगे या एसीपी हमारे 80% पाएंगे, चूंकि कमिश्नरेट में काफी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, कि 80% यदि एसीपी या 80% एसएचओ को लगता है कि भाई मेरा सीपी ने मेरे साथ अन्याय किया, तो मैं एक सफल लीडर नहीं हूं। मैं भले कह दूं कि साहब नहीं मैं बहुत सफल हूं, मेरे कहने से ये नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें हैं, ये अगेन लीडरशिप पर डिपेंड करती है। एज ए लीडर हम क्या सोचते हैं। एज ए लीडर यदि मेरे यहाँ मर्डर, अभी एक घटना हुई जिसमें कि एक सोनार का मर्डर हुआ और लूट हुई, ठीक है, हमें किसी ने नहीं कहा कि आप उसको सस्पेंड कर दो या उसको हटा दो। ये हमको तय करना है कि भाई इस केस में हमारे एसएचओ की कितनी गलती थी और क्या एसएचओ इस केस को वर्कआउट करने के काबिल है या नहीं। और यदि एसएचओ वर्कआउट टाइम पर कर रहा है, काबिल है और वर्कआउट कर रहा है तो ठीक है, वो कंटिन्यू करेगा। यदि वो नहीं करेगा तो वो कंटिन्यू ही करेगा। दूसरा, मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि मैं किसी भी चीज का घटना तो कहीं हो सकती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं हो सकता है। यदि हमारा एसएचओ काबिल है, यदि एसएचओ होशियार है और एसएचओ समाज का, जो मैंने आपसे कहा कि सभी स्टेक होल्डर से बात करता है, तो वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो सकती। यदि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कहीं हो रही है तो निश्चित रूप से यह दिखाता है कि हमारा एसएचओ का व्यवहार वहां जनता के प्रति सकारात्मक नहीं था, इसीलिए वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। सर, आजकल देखा जा रहा है कि नाना प्रकार के दबाव वो पुलिस के ऊपर ही आयातित किए जाते हैं। अगर कुत्ता खो जाए, पिछली सरकार में भैंस खो जाती थी तो पुलिस भैंस ढूंढ के लाए। किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो तो भैया पुलिस को जुगाड़ लगवाओ। किसी की दुकान पे कब्जा हो गया, अदालत में मामला चल रहा है तो भैया पुलिस से सही करवाओ। किसी का बच्चा खो गया तो पुलिस से कराओ। कोई कहीं छिड़ जाए या कुछ मामला हो आपस में तो पुलिस, हर चीज की समस्या का समाधान पुलिस है। पुलिस एक ऐसी दवा है जो बुखार से लेकर कैंसर तक वो हर चीज में जो है आदमी इस्तेमाल करना चाहता है, नाना प्रकार के दबाव डालना चाहता है। कभी इनसे फोन करवाओ, अच्छा ये बेगूसराय के हैं, अच्छा रामदीरी गांव के हैं, देखो जरा वहां का प्रधान कौन है, भैया उनसे फोन करो, उनके बाबूजी के पास जाओ, अच्छा चाचा के पास जाओ, वहां से फोन कराओ, ए भैया वहां से फोन करा दो। ये सब आपने भी खूब झेला होगा, सारे लोग झेलते हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो राजनीतिक दबाव है, उस राजनीतिक दबाव को कैसे यथासंभव आत्मबल के साथ अपनी कुर्सी बचाते हुए बचाया जाए। क्योंकि मैंने तो ऐसे नेताओं को भी बात करते सुना है कि भैया तुमसे हो पाएगा तो ठीक, वरना नया ऑफिसर आएगा तो वो करेगा। और ये तब ज्यादा मौजूद हो जाता है जब आप अखिलेश यादव की सरकार में गाजियाबाद के एसएसपी थे और योगी जी की सरकार में लखनऊ के एसएसपी हो गए। तो इसी से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है कि मैं एक सरकार गाजियाबाद एसएसपी था और सरकार चेंज हो गई, तो ये मेरे ख्वाब में भी नहीं था और मैं लखनऊ एसएसपी हो गया, मेरे ड्रीम से ये बाहर था। तो ऑफिसर यदि, जैसा मैंने आपसे कहा कि यदि अपने कर्तव्यनिष्ठ रहे और फर्म रहे अपनी बातों पर। देखिए, मुझे अपनी जिंदगी में जो भी, जिसको मैं कहता हूं कि वो थर्ड स्टेक होल्डर हैं, थर्ड पार्टी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन रहें, चाहे वो पत्रकार रहें, चाहे अन्य स्टेक होल्डर रहें, वो कभी भी पुलिस के बारे में गलत बात नहीं बोलता। मेरे यदि शिकायत निगेटिव शिकायत होगी या मेरे बारे में निगेटिव बातें होंगी तो आप निगेटिव बातें कहेंगे। मेरे बारे में यदि पॉजिटिव बातें होंगी तो मैं आपका कितना भी विरोधी रहूंगा, आप मेरे बारे में पॉजिटिव बातें कहेंगे। ये पॉलिटिशियन के लिए भी यही है। सामान्य तौर पर मेरा जो इतना अनुभव रहा लंबा,
कोई भी पॉलिटिशियन आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराता, चाहे वो कोई पार्टी का हो। मैं 2009 से फील्ड में रहा हूं, तो मुझे और सभी पार्टी में रहा। मैं जब 2009 में मैं बागपत एसपी बना, उसके बाद सोनभद्र रहा, उसके बाद जो दूसरी सरकार आई 2012 में, मैं प्रतापगढ़ से रायबरेली रहा, सीतापुर रहा, मेरठ रहा। इस गवर्नमेंट में मैं लगातार हूं। कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी लीडर आपको कोई ऐसी बातें नहीं कहेगा जो कि फैक्ट्स के विपरीत हो। कोई लीडर नहीं कहता है कि 302 या 376 या कोई ऐसे मामले में आप किसी की मदद कर दीजिए, यदि आप फैक्ट्स सही बताएंगे तो। हम लोग चूंकि फर्म रहना नहीं चाहते होंगे, चूंकि मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आई, मैं ये बात पूरे शिद्दत से कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल क्लास ने कभी, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हों, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जो कि मर्यादा के विपरीत हो। वो आपके बारे में जानते होंगे ना। लेकिन ऑफिसर्स को भी, खासकर आईपीएस ऑफिसर जो यंग हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए कि हम इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। डेमोक्रेसी में क्या रोल पॉलिटिकल लीडर्स का है, इस चीज को एक एसएचओ को भी जानना चाहिए, इस चीज को एक आईपीएस ऑफिसर को भी जानना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी की एक सीख बताता हूं। अब वो एमएलए नहीं है, मरहूम हो गए, नवाब कोकब हमीद। तो वो बागपत से मेरा फर्स्ट चार्ज था। वो विपक्ष के एमएलए थे उस समय, लोकदल के, और बहुत पुराने एमएलए थे। तो मैं एक बार थाने पर बैठा हुआ था, वो थाने पर आए, तो उन्होंने कुछ बातें कही जो बातें हमको अच्छी नहीं लगी उस उम्र में। आज जब उम्र, बाल सफेद होने लगे तब शायद अच्छी लगती, बट उस उम्र में नहीं लगी। तो मैंने कहा कि सर ये तो होगा नहीं, और मैं तो इसको मानूंगा नहीं। खैर वो चले गए। उसके बाद मैंने एसएचओ को कहा कि भाई इन पर कार्रवाई करके बताइए और इस पर गैंगस्टर करिए। तो उनका फोन आया और वो बोले कि मैं आपसे कैंप ऑफिस में मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उनसे मिला। वो 1980 में पहली बार एमएलए हुए। उन्होंने कहा कि भाई जब आपका जन्म हुआ होगा या होने वाला होगा तब मैं एमएलए हुआ और फिर मिनिस्टर हुआ, और आप हमको पसंद आए, ठीक है, आपने 20 लोगों के बीच में मुझे कहा, तो मैं आपको एक राय देने आया हूं। और राय इसलिए देने आया हूं कि आपकी उम्र मेरे बेटे के समान है, कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर यदि आपके पास आता है तो मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूं वो बात सही नहीं हो, चूंकि हमें जो बात कही गई है वो एक तरफा बात है। तो आप उस बात को धैर्य से सुनिए और जो सही हो वही करिए। आपको कोई बोले, जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी पार्टी का कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, वो भी चाहता है उसके शहर में सुख शांति हो। वो कोई काम आपसे जबरदस्ती नहीं करा पाएगा यदि आप सही हैं। आप हमारे एसपी हैं, आप यदि इस जिले में रहेंगे हमको भी इसका फायदा है, लेकिन आपको हमारी बात को सुनना पड़ेगा और आप उसको थोड़ा शिद्दत से सुनिए। आप यंग ऑफिसर हैं, आपको हो सकता है लग रहा होगा कि आपने 30 लोगों के बीच में हमें बोल दिया। मैं भी, मेरी उम्र हो गई, मैं तजुर्बे पे कह रहा हूं, मैं भी क्रोध कर सकता था, मैं भी इतने लोगों के बीच कहता करे भाई, क्योंकि मेरे लोगों को भी लगा होगा कि भाई एक यंग एसपी ने नवाब साहब के साथ ये बोल दिया। और मैंने उस चीज को एज ए गुरु मंत्र अपने जिंदगी में अपनाया कि आपको कोई भी आदमी कुछ कहे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर कहे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल लेवल का हो, उनकी बात को आप सुनिए और जो सही हो वो करिए और आप उनको बता दीजिए कि ये फैक्ट है। कोई पॉलिटिकल लीडर कभी भी पलट करके दोबारा मुझे आज तक की नौकरी में फोन नहीं किया कि नहीं इसमें ये करना ही है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस रूप में लेने को तैयार है। यदि हम उसको लेने के लिए तैयार हैं तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जी जी, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए सर। आप सब लोगों के लिए अनुभव है सर के ये जो किस्से हैं, जो अनुभव हैं। सर, पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले जो फिजिकल क्राइम होते थे अब तो वो काफ़ी कम हैं या काफ़ी छोटे स्तर पे हो गए हैं। संगठित अपराधियों का तो योगी जी की सरकार में योगी जी ने तो सफाया ही करा दिया है, बड़े बड़े सब निपट लिए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। जैसा उन्होंने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, तो मोरलेस मिल ही गए हैं। अब छोटे मोटे बच्चे हैं, स्नेचर पिस्नेचर छोटे मोटे चीजें हैं। पुलिस मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकती है। घर के भीतर अगर बलात्कार हो गया, किसी रिश्तेदार ने ये बिटिया का बलात्कार कर दिया, तो दुखादेश में पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकती ना। लेकिन अब जो बदलती परिस्थितियां हैं तो फिजिकल क्राइम, ट्रैफिक,
इसके अलावा अब साइबर क्राइम जुड़ गया है। साइबर क्राइम में खासतौर पर सेक्सटॉर्शन जुड़ गया है कि भाई हनी ट्रैप। एक वीडियो कॉल मेरे पास भी आई सर, मैंने इस पर खबर चलाई अपने चैनल पे। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वीडियो कॉल आई। तो जनरली मैं सबकी कॉल उठाता हूँ, वीडियो ऑडियो में उठाता हूँ, पता नहीं कौन कब क्या दुखियारा क्या कुछ कहना चाह रहा हो। तो अचानक से मैंने कॉल जब रिसीव की तो उसमें एक, मैं तो छोटी विंडो पे था और बड़ी विंडो पे एक लड़की जो है वो कपड़ा उतारने लग गई अपना। मैं बोला अरे क्या हुआ? तो मतलब 2 सेकंड 4 सेकंड लगे समझने में क्या क्या हुआ। और फिर मैंने फोन को ऐसे करके सफारी के डैशबोर्ड पे रख दिया जिसमें मैं नहीं दिख रहा था। 4 सेकंड का है मामला, मैं 4 सेकंड भी छोटी विंडो में दिख रहा हूं। अचानक से फोन कट गया, पूरा वीडियो प्ले हो गया। मेरे पास फोन आया, उसने कहा कि तुम मेरी बहन के साथ ये ऐसे कर रहे थे। तो मैं तो समझ गया था। तो मैंने कहा हाँ बताओ तुम कौन हो? तो बताता कहता 5 लाख रुपया तुरंत पहुंचाओ, समझ गए, वरना वायरल कर दूंगा। मैं कहा तुम वायरल करोगे तो मैं तुम 10 लाख रुपये दूंगा, पहले इसको वायरल कर दो भाई, ठीक है। तो ये अब इसमें चलो मैं तो समझता हूं आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों से सीख के, खबरें चला के थोड़ा समझ आया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मजे मजे में देख लेते हैं और उसके बाद फिर उनको सेक्सटॉर्शन में फंसाया जाता है। आगरा की एक खबर मैं कहीं पढ़ रहा था, आप सच्ची झूठी मुझे नहीं पता, कि एक लड़की ने अपने प्रेम जाल में फंसा के किसी लड़के को होटल में बुलाया। वहां पे 4 भाई लोग पहले से मौजूद थे। 5 ने मिलकर पहले जम की कुटैया की उसकी और फिर कहा अपने घर से पैसा मंगाओ वरना पुलिस को मुकदमा कर देंगे। तो ये भी एक हनी ट्रैप टाइप की चीज है। तो इन चीजों से कैसे निपटते हैं सर, चूंकि ये तो हर गली में हो रही है। देखिए, जो मैंने आपसे कहा कि आज के समय में जो नया क्राइम का पैटर्न है, ये यही पैटर्न है। जो सेक्सटॉर्शन हो गया, साइबर क्राइम है, इसमें लोगों को जागरूकता जो है इसकी एकमात्र चीज है कि जो भी लोग हैं, चूंकि आज मोबाइल गली गली में है, यदि मोबाइल गली गली में नहीं रहती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। चूंकि हिंदुस्तान में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो मोबाइल यूजर वाले जो कंट्री हैं उसमें हिंदुस्तान भी एक है। तो चूंकि गली गली में ये मोबाइल है तो ये समस्याएं बढ़ गई हैं। इसका एकमात्र उपाय जो है वो है लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, और जो क्रिमिनल्स हैं उसको उसके डेन में, उसके इलाके में, चूंकि ये जो भी इस तरह के अपराधी हैं वो उस पूरे गांव में फैले रहते हैं। चूंकि उस गांव में जो भी लोग एक बार इस धंधे में आ जाता है और उसको लोग देखते हैं कि इसने इतना धन कमा लिया, तो दूसरे लड़के भी उसके तरफ मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे पूरे रैकेट को, ऐसे पूरे गैंग को जो भी पुलिस है, सिर्फ वो, चूंकि ये एक जिले का इशू नहीं है, क्योंकि इसका कोई, जैसे कोई झगड़ा हुआ तो एक थाना उसका इलाका है। ये एक ऐसी चीज है कि जो साइबर चीजें वो कहीं, कोई बैठा हुआ है अमेरिका में वो आपको फोन कर रहा है, कोई सिंगापुर में है वो आपको फोन कर रहा है। तो इस पर हम लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस ने काफी अच्छा काम किया। सारे जगह उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में इस पर साइबर थाना बना हुआ है, और हमारी जागरूकता की जो टीम है वो गांव गांव में जाकर के जागरूक करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA भी इसमें जागरूक कर रही है। और लोग जनरली इसमें क्या है कि लोग झांसे में आ जाते हैं। जैसे वो कहता है कि भाई 2 गुना आपको हम पैसा दे देंगे, कोई मैसेज भेजता है, लोगों को लगता है ये क्या चीज है, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। बहुत पढ़े लिखे लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो इसके झांसे में आ जाते हैं। तो लोग जो ही लोभ के झांसे में आएंगे, चाहे वो लोभ किसी प्रकार का हो, चाहे वो सेक्सुअल जो वीडियो आ रहा है उसको देखने का लोभ हो, चाहे वो पैसा ज्यादा हो जाए उसको देखने का लोभ हो, तो लोभ का संवरण हमें नहीं करना चाहिए। और उसी तरह कहीं भी कोई समस्या है तत्काल पुलिस को बताना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। जो मैंने आपसे कहा कि क्राइम का जो पैटर्न चेंज हुआ, तो अब कोई बड़ा कोई क्राइम नहीं है। हमारे 100 में से 90 जो अपराध हैं वो या तो साइबर क्राइम है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगेन एक सोशल एविल है, सामाजिक अभिशाप है। इसको सिर्फ पुलिस अपने कानून बना करके नहीं दूर कर सकते, जबकि समाज इसको मानने को तैयार नहीं हो। हमारे सामने हमारे जितने SHO हैं रोज इन चीजों को झेलते हैं कि जो भी लोग आते हैं, यदि 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ तो दोनों को यदि मालूम चल गया, पढ़े लिखे लोग हैं कि अच्छा 376 में ये लगता है, 354B में ये लगता है, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन उसकी देते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। पुलिस के पास कोई बैरोमीटर नहीं है कि वो इसके आधार पर नाप लेगा कि किसने क्या किया। लेकिन ये चीजें समाज में फैल रही हैं। गांव में पंचायत का चुनाव होने वाला है, अब अभी से ही लोग इस तरह की फील्डिंग करते हैं जिसमें जो चुनाव के कैंडिडेट होंगे उनके खिलाफ इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। तो पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है
कि हमें बहुत बार ये मालूम रहता है और उसके फैक्ट्स में जाना और उसके फैक्ट को इकट्ठा करके उस सबूत में एफआईआर लगाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और यही आज की जो चुनौती है, अभी जो नया कानून आया है उसमें सबसे बड़ा चुनौती भी यही है कि हम लोगों को सारे चीजों में अब साइंटिफिक एविडेंस इसीलिए हम लोग इकट्ठा करते हैं। इसीलिए सीसीटीवी का यही फायदा है। यदि आपके पास सीसीटीवी है तो कोई आप पर आरोप गलत यदि लगाता है और आप यदि दिखा रहे हैं कि भाई मेरी लोकेशन यहां पर है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो पुलिसिंग में रोज जो नए जो चेंजेज होने हैं, वो पुलिसकर्मी को दो चीजों पर काम करना, एक साइबर क्राइम पर और एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर। और दोनों में से क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो एक सोशल एविल है, उसके लिए भी हमें लगातार लोगों के बीच में जाना है, उनको समझाना है। और जो यंग हमारे लड़के लड़कियां हैं, चूंकि एलोपमेंट का केस इंडिया में बहुत है, खासकर रूरल इलाके में, ये केस आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की सोसाइटी ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। यदि कोई लड़का कोई लड़की 10th में या 9th में है तो स्कूल में दोस्ती एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल चीजें हैं। तो वहां इसको एडॉप्ट कर लिया, तो वहां ये एलोपमेंट के केस नहीं मिलेंगे आपको। जितने भी रूरल इलाके हैं उसमें एलोपमेंट का केस है, क्योंकि फैमिली इसके लिए तैयार नहीं है, तो लड़का लड़की फिर चले जाते हैं। यदि वहां की फैमिली इसके लिए तैयार हो जाए कि लड़का लड़की में दोस्ती कोई खराब बात नहीं है, एक नेचुरल फेनोमेना है, तो वहां भी एलोपमेंट के केस कम हो जाएंगे। तो एलोपमेंट के केस में भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम इसी तरह के केस है। तो समाज में ज्यों ज्यों बदलाव आएगा, समाज में जैसे जैसे जागृति आएगी, इस तरह की चीजें अपने आप कम होगी। लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो मैंने आपसे कहा, वो जो पैटर्न चेंज हो रहा है, और साइबर क्राइम का, तो इसमें हम लोगों को नए नए फैक्ट्स के साथ जो हम चार्जशीट हम लोग फाइल करते हैं, उसमें एविडेंस के लिए लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो उसमें साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम लोगों को इसमें काम करना होगा। सर, एनकाउंटर की बात जरूर करूंगा मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एनकाउंटर मॉडल है, अभी एक भाई साहब आए थे, वो बता रहे थे ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में। हाँ, आप लोग अपना काम करते हैं, गुड वर्क करते हैं। एनकाउंटर ऐसा तो होता नहीं कि हम घर से सोच के निकलते हैं गुरु आज तो 3 मारने हैं, आज रात गुड वर्क करना है, कमिश्नर साहब पुरस्कार देंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। हम लोग निकलते हैं, अचानक से कोई बदमाश मिलता है, वो बदमाशी करता है, अपन आत्मरक्षा में जो है उनके ऊपर फायर करते हैं, अपनी अपनी जान की रक्षा के लिए। और वो उनके पैर में गोली लगती है, घुटने के नीचे, और वो ऑपरेशन लंगड़ा जो है सफल माना जाता है। हम मीडिया वाले उस खबर को चलाते हैं। आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, अब तक 56 हो गए हैं, अब तक ज्यादा हो गए। मैं कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं हूं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का इनकाउंटर एक रिस्पॉन्स है। ये कोई इनका, ये सब तो मीडिया की चीजें, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इस तरह की चीजें, स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो इस पर प्योर काम करते हैं। मैं अपने को कभी कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं मानता हूं। कोई ऐसी लेकिन मेरा अपना, हाँ जी बताएं। कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जब आप अचानक से गए हों, अभी तो खैर आप बड़े ऑफिसर हैं, जब आप इनिशियली आपने जॉब शुरू मेरी जिंदगी की शुरुआत ऐसी घटना से हुई। हाँ। जब मैं एएसपी था मोदी नगर में, तो मेरे सामने वो फर्स्ट घटना थी। वो हमारे एसएसपी साहब रहे नहीं, मरहूम हो गए, दीपक रतन साहब। जब मैं ज्वाइन किया 2007 सितंबर का महीना था, तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया। बोले ये एक क्रिमिनल है, यंग है, उसका नाम था विक्की, और इस पर हम लोगों को काम करना है, हम भी काम कर रहे हैं, तुम यंग फ्रेश लड़के हो, तुमको ये टास्क मैं दे रहा हूं। और उसका बड़ा टेरर था, चूंकि वो लोगों को बता करके उसका मर्डर करता था। ये मैं 2007 की बात कर रहा हूं। और वो एक स्मार्ट लड़का था, 6 फीट उसकी हाइट थी, और पहले वो मॉडलिंग करता था, बाद में वो इस अपराध की दुनिया में आ गया। तो मेरे लिए भी वो एक चैलेंज था कि भाई एसएसपी साहब ने हमें ये दिया है, और हमारी टीम में उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सर ने दिए। राजेश वर्मा नाम था सब इंस्पेक्टर का, और उन्होंने हमसे कहा कि तुम अलग से काम करो इस पर। और एक नागर था, आजकल सहारनपुर में पोस्टेड है, हेड कांस्टेबल, वो हमारे साथ था। उस पर जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उस बदमाश के जो रिलेशन थे, यंग लड़का था और पहले मॉडलिंग करता था, तो उसका आपराधिक प्रवृत्ति की जो लेडीज थी उनके साथ उसका संबंध था, और उसके डिफरेंट औरतों से उसके रिलेशन थे। इस पर जब हम लोग कार्रवाई में गए, तो मेरे सामने की बात है, हमारी टीम पर योगेश वर्मा को
आमने सामने की लड़ाई में उनके पेट में गोली लगी। मैं योगेश को लेकर के राजेश को लेकर के मैं हॉस्पिटल गया। हमारा दूसरा साथी हेड कांस्टेबल था नागर, उसने वीरता दिखाई, उसने उसको पकड़ा और आमने सामने की मुठभेड़ में वो मारा गया। ये मेरे नौकरी के शुरुआती 2 महीने में ये हो गया। मैं उस चीज़ को अभी भी बहुत चेरिश करता हूँ और याद करता हूँ कि हमारे एसएसपी साहब ने उस टास्क को हमें दिया था और उस टास्क को हमारी टीम ने फुलफिल किया। राजेश वर्मा 2-3-4 महीने बाद वो स्वस्थ हुए। बाद में मेरे साथ मेरठ में रहे। वो मेरठ में एक अच्छा उन्होंने काम किया, उसमें उनको गैलेंट्री मेडल भी हमारी उस मेरठ की पूरी टीम को मिली थी। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई, जिसको कि मैं हमेशा इनकाउंटर को एक पुलिस रिस्पॉन्स के रूप में देखता हूँ। पुलिस का यह दायित्व है कि जो भी अपराधी है उसके मन में पुलिस का भय हो, जो भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा था। तो पुलिस का बेसिक दायित्व यही है कि जो इकबाल का अर्थ ही यही है कि आम आदमी के मन में प्रसन्नता हो और जो दुष्ट है उसके मन में इस प्रकार का भय हो कि भाई अपराधी को अब यहाँ पर उसकी कोई खैर नहीं है। भगवान राम की इसलिए पूजा होती थी कि राक्षसों के मन में भय था जब जंगल गए भगवान, और जो अच्छे लोग थे ऋषि मुनि सबके मन में एक अच्छा भाव था कि भगवान राम आए हैं तो अब सब कुछ यहाँ अच्छा होगा, मंगल कार्य होगा। तो पुलिस की जो भूमिका है आज के समाज में, वो भूमिका ही यही है कि आम आदमी को यदि वो रोड पर जा रहा है, यदि वो फिल्म देखने जा रहा है, यदि कोई यंग लड़का लड़की फिल्म देखने जा रहा है तो कोई आवारा आदमी उसको सिनेमा हॉल में परेशान नहीं करे। रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वहां पर कोई परेशान नहीं करे। कोई ज्वेलर्स की दुकान में जा रही है कोई लेडी, चाहे वो ओल्ड एज लेडी हो, वो आराम से जो पॉली बैग है उसमें वो लेकर के ज्वेलर्स के यहाँ जाए, उसको इस बात का भय नहीं हो, तो हम मानेंगे कि नहीं कानून व्यवस्था अच्छी है। क्योंकि इसका अर्थ है कि अपराधियों में डर हो रहा है और आम आदमी में निर्भयता आ रही है। आम आदमी निर्भय के साथ, सुकून के साथ कहीं भी आ जा रहा है। वो किसी होटल में जा रहा है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, किसी सोने की दुकान पर जा रहा है, उससे घबराहट नहीं है। और बदमाशों में इस बात का भय होना चाहिए कि पुलिस का जो रिस्पॉन्स है वो सटीक है। यदि हम फायरिंग करेंगे, यदि हम बुलेट चलाएंगे तो पुलिस बुलेट का जवाब बुलेट से देगी। और मैं हमेशा यंग ऑफिसर से ये उम्मीद करता हूं कि कोई भी यदि बुलेट चला रहा है, इसका अर्थ है कि उसके मन में शासन का खौफ नहीं है, उसके मन में प्रशासन का खौफ नहीं है। क्योंकि बुलेट वो क्यों चला रहा है? उसके मन में, ऐसे लोगों के मन में खौफ शासन का होना चाहिए, डर शासन का होना चाहिए, डर न्यायपालिका का होना चाहिए, और उसी का अर्थ एक रिस्पॉन्स है। बुलेट फॉर बुलेट की जब हम लोग बात करते हैं तो उस रिस्पॉन्स की बात करते हैं। इनकाउंटर का अर्थ है कि कोई यदि हम पर कुछ करेगा, हम पर करने का अर्थ क्या है? वो समाज पर कर रहा है। बिल्कुल। यदि कोई गोली बीच चौराहे पर चला रहा है, समाज में किसी को लग सकता है, वो दीपक कुमार को भी लग सकता है, वो अतुल को भी लग सकता है, वो सामने वाले किसी को लग सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे आदमी में, और हम पुलिस क्या है? पुलिस गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष चेहरा है। आवाम के सामने पुलिस का जो व्यवहार है उसी से सरकार का व्यवहार दिखता है। कोई विभाग का कर्मचारी है उसको कोई नहीं पहचान पाता है, लेकिन पुलिस का वर्दी में रहता है तो कोई भी आदमी यदि किसी विपत्ति में रहता है, भले वो पुलिस को 100 गालियां देता हो, लेकिन वो ढूंढता है कि भाई ये पुलिस वाला हमें इस विपत्ति में मदद करेगा। ये पुलिस की असली पहचान है कि उन विपत्ति में सारे लोग पुलिस को ढूंढते हैं। तो वो चेहरा हम तभी बन सकते हैं जब बदमाशों में डर होगा और अच्छे लोगों को लगेगा कि हम पुलिस थाने में जाएंगे तो हमको दरोगा जी मदद करेंगे। दरोगा जी यदि हमको टरका देंगे तो कोई नहीं आएगा। पुलिस थाने में जाने का अर्थ है कि आप यदि लोगों के साथ मिलिएगा, तो जो सोशल पुलिसिंग की जो बात होती है, कम्युनिटी पुलिसिंग की, तो कम्युनिटी पुलिसिंग का अर्थ ही यही है कि आम आदमी को भय नहीं हो थाना जाने से। किसी की बेटी के साथ कोई बदतमीजी हुई है तो वो 5 लोगों को नहीं ढूंढे, कोई पुलिस वाला रिश्तेदार नहीं ढूंढे, कोई पत्रकार को नहीं ढूंढे, कि भाई उसकी एक्सेस आसान होनी चाहिए। कोई भी आए, एक कमरा खोले और वो मिल ले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे थाने पर महिलाओं के लिए अलग से डेस्क बनवाई कि महिलाओं को कभी कोई ये बात नहीं हो कि भाई कोई बात मेरे साथ हुई तो हम किससे अपनी परेशानी कहें। लेकिन अभी इसमें और भी करने की जरूरत है। हम जब आज बहुत गौरव का अनुभव होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, यदि हम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाते हैं या डिफरेंट स्टेट के जो पुलिस लीडर जब बात हम लोगों से करते हैं तो उनके मन में एक उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अलग छवि है, एक अलग इमेज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बनाया है। और जो संकल्प, जैसा आपने भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अन्याय मुक्त करना,
उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अपराध मुक्त करना, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस संकल्प को सिद्धि पर ले जाने की उत्तर प्रदेश पुलिस का है। और एज ए लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के इस संकल्प को हम लोग सिद्धि तक ले जाएं। जी, और आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। पिछली सरकारों में मैंने देखा, योगी जी की सरकार के पहले मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वो हर 3-4 महीने में पत्रकारों को मुख्यमंत्री जी के सामने बैठाया जाता था। जो सूचना निदेशक होते थे या प्रमुख सचिव सूचना होते थे, वो बुला लेते थे कि आइए आज मुख्यमंत्री के साथ खाना खिलाते हैं, आज फलाना होता है, ठिकाना होता है। तो वहां पे हम लोगों से शिकायत होती थी कि यार उस खबर में तुमने अच्छे से रेला यार सरकार को। ये शब्द होते थे, रेला, कि यार सरकार को ठोंक दिए हो, यार तुम सरकार को रेल दिए हो, यार ऐसे मत किया करो। योगी जी के साथ क्या होता है, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो तब आप एसपी थे, एसएसपी थे लखनऊ के, और इन्वेस्टर समिट हुआ। तो मुख्यमंत्री जी के आवास में इन्वेस्टर समिट के पूर्व संध्या पे हम लोग आमंत्रित किए गए। अरविंद कुमार जी प्रमुख सचिव होते थे और हम लोग थे उनके साथ, नवनीश अवस्थी जी सब लोग होते थे। तो वहां पे मुख्यमंत्री, राजनाथ जी भी आए थे। तो वहां मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, पहले से परिचय है, गोरखपुर से हमारा रिश्ता है तो उनका पहले से परिचय है। तो ऐसी बात हो रही थी कि ये बड़ा शरारती है, बड़ा ऐसा पत्रकार है, स्नेहवश। तो फिर उन्होंने एक बात कही और बाकायदा ऑन कैमरा कही, ऑन माइक कही। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कभी किसी पत्रकार को ये नहीं कहा जाएगा कि फला खबर ना चलाओ, अगर घटना हुई तो जरूर चलाओ, लेकिन साथ में ये भी दिखाओ कि उस घटना के प्रति उत्तर में पुलिस ने कितनी जल्दी एक्शन लिया, तो खबर कंप्लीट होगी। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के लिए भी तारीफ आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये जो आजादी है, एक नेतृत्व की जो आजादी है, वो आप लोगों के एक्शन में परिलक्षित हो रही है। निश्चित रूप से ये पूरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये संकल्प पॉलिटिकल लीडरशिप का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और एज ए ये चूंकि पुलिस का कर्तव्य है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और ये हम लोगों का कर्तव्य है कि इतना जो संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आगरा जो कमिश्नरेट अभी बना है कुछ वर्षों से पहले, तो इसमें हम लोग थर्ड पार्टी असेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, जबकि थर्ड पार्टी ये नहीं कहेगी कि भाई लोगों के व्यवहार में, पुलिस के व्यवहार में, पुलिसिंग में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और वो थर्ड पार्टी असेसमेंट जब हम लाएंगे पब्लिक के सामने, वो या जो पार्टी करेगी, भारत के एक इम्पोर्टेंट बड़े एक इंस्टीट्यूट से हम लोग कराएंगे, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होगी, जिसकी वेटिंग की, तो इससे और समझ में आएगा कि जो जो बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुलिसिंग में किए जा रहे हैं, उसका कितना फायदा आवाम को मिल रहा है, आम आदमी को मिल रहा है। अब कुछ 2-3 व्यक्तिगत सवाल। आप पत्रकार नहीं, मैं पत्रकारिता में रुचि थी आपकी जी, रुचि, हाँ, और उसके बाद आप बीएचयू से आपने इकोनॉमिक्स में डिग्री की, फिर आप लॉ करने दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए, फिर आपने यूपीएससी दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में दानिप्स, दूसरे अटेम्प्ट में आप जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट था, जियोग्राफी फिलॉसफी आई गेस, और फिर आप 2005 में आप आईपीएस बने। जब आप पत्रकारिता की तरफ रुझान रखते थे और आज पत्रकार आपसे भांति भांति नाना प्रकार के सवाल पूछते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लगता है यार अरे यार क्या है मतलब, तब आपके मन में क्या विचार आता है कि उस पेशे को ना चुन के अच्छा किया या इस पेशे में आगे तो बेहतर है? नहीं, मैं तो, मेरी तो पहली और आखिरी इश्क अब इसी वर्दी से है, तो इस पेशे से अच्छा कोई पेशा हो ही नहीं सकता जी, वेरी गुड। दूसरा, जो पत्रकार हैं, जो पहले था और आज भी है, देखिए पत्रकार लोकतंत्र में ऐसे ही चौथा स्तंभ नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की जिंदादिली ही इस पर है कि उस पत्रकार के द्वारा जो चीज, क्योंकि पत्रकार सिर्फ जर्नलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन पूछ लिया, पत्रकार उन सारे चीजों को, मर्म को समझता है। चाहे कहीं की कोई घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे कोई पॉलिटिकल चीजें हो, तो पत्रकार अपने हिसाब से, उस समय के हिसाब से व्याख्या उन चीजों को करता है। जिस चीज को पुराने कालखंड में बड़े लेखक करते थे, उसी चीज की भूमिका आज के जमाने में पत्रकारों को है। आप यदि, जैसे मैं छोटा उदाहरण देता हूं, बीबीसी के बड़े जर्नलिस्ट है मार्क टुली, मैं उनका बड़ा फैन रहा बचपन से। तो उनकी किताब है, जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे बुक में, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, छोटी किताब है, ज्यादा पेज नहीं है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो सभी चैप्टर वाइज उन्होंने 80s का हिंदुस्तान कैसा था, उससे आपको यह पता चलेगा
कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ, क्योंकि हम लोग 3-4 साल के थे जब ये हुआ, उसमें कौन सी बातें हुई। 88-89 में देश की क्या पोजीशन थी, क्या उस समय कम्युनल स्थिति थी, क्या कास्ट पॉलिटिक्स हुई। तो पत्रकारिता हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को दिखाता है। जर्नलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि एक क्वेश्चन हमसे किसी ने पूछ लिया या जवाब दे दिए, ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म का स्वरूप पूरा एक व्यापक है, क्योंकि जर्नलिज्म किसी चीज को एक आलोचनात्मक और समालोचनात्मक नजरिए से देखता है। मेरी जो कमियां हैं वो भी आप बताएंगे, मेरी जो अच्छाइयां हैं वो भी आप बताएंगे, और एज ए सिस्टम के हम पार्ट हैं, तो हमको इन दोनों में समभाव में रहना चाहिए। जो आपने हमारी क्रिटिकल एनालिसिस की, हम उसके बारे में भी सोचेंगे कि हमको यार इसमें अच्छा करना है। आज हिंदी खबर ने हमारे इस व्यवहार के कारण हमें ये चीज कही। यदि हम उसको निगेटिव लेंगे कि अरे भाई अतुल भाई आपने क्या चला दिया और हमारा तो ये नहीं था, तो यानी कि हम एक अच्छे इंसान के रूप में उस चीज को नहीं ले रहे हैं। पत्रकारिता का धर्म है हमारे बारे में हमारी क्रिटिकल एनालिसिस करना, समालोचनात्मक बातें हमारे प्रति और कौन करेगा, समाज में कोई दूसरा नहीं करेगा। और हम यदि एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 में इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो विकसित राष्ट्र कब बनेगा, जब हम इंटरनल सिक्योरिटी में स्ट्रांग हो गए। मुख्य गृह मंत्री जी ने 2026 तक की टाइमलाइन रखी नक्सल के खिलाफ, और हम लोग उसको पाने के करीब है। तो जब हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे, जब यहां पर कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे सभी यहां पर आएंगे। तो पुलिस को भी अपने इस नजरिए को देखना होगा कि अमेरिका पुलिस के बारे में अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं, यूरोप की पुलिस के बारे में यूरोप के लोग क्या सोचते हैं, और यदि उनका मापदंड या वहां के लोग पुलिस के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारा भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो एक विकसित पुलिसिंग के रूप में लोग हमको देखें, और पूरी दुनिया के लोग इस गुर को सीखने आए। जैसे कुंभ मेले के बारे में पूरी दुनिया के लोग आते हैं कि कैसे पुलिस को मैनेज किया जाता है, तो पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में आए कि उत्तर प्रदेश के लोग 24 करोड़ लोगों को किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, ये सीखने का उत्तर प्रदेश पुलिस सबको अवसर दे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जी हम लोग। 2 आखिरी सवाल। पहला, इतने प्रेशर में जॉब करते हैं, आने जाने का समय नहीं होता, अभी तो तब भी थोड़ा सा आराम हो गया होगा क्योंकि नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप कप्तान के तौर में, एसएसपी एसपी के तौर में आपने शुरुआत की और ये गोलीबारी चल रही है, इधर मारा गया, कोई उधर मारा गया, इधर खून पड़ा है, रात के भाग रहे हैं, तो घर से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती थी, भाभी जी की तरफ से, माता जी की तरफ से, बाबू जी की तरफ से, कि यार क्या बवाल है ये? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि पुलिसिंग में जब तक हम उस पार्ट थे, वर्दी के उस पार्ट, तो हम पुलिस के बारे में अलग सोचते थे। जब वर्दी के साइड आ गए तो घर वाले भी हमें देखने लगे कि भाई क्या इश्यूज है। तो शुरुआती 2-3 साल में जो भी यंग आईपीएस होगा, अभी मेरे सामने लड़के हैं, तो इन लोगों के सामने भी ये इश्यूज आते हैं। फिर वाइफ समझ जाती है कि ये इसके लाइफ का पार्ट है। कि हम यदि फिल्में देखने जाएंगे एज ए यंग ऑफिसर, एज ए एएसपी, मैं गाजियाबाद में था, तो जब भी फिल्में देखने कभी गए भी, तो रात में 10:30 बजे वो एसएचओ फोन करता था, या वो सेट पर वो लोकेशन में पूछता था कि भाई कहाँ लोकेशन है आपकी। तो बड़ा अटपटा लगता था। रात में एज ए एएसपी हम लोग झूठ भी नहीं बोलते थे, तो रात में वो 2 बजे पूछ रहा है जा रहे में, भाई कहाँ लोकेशन है, भाई कहाँ लोकेशन होगा, घर में लोकेशन है भाई, क्या इसमें झूठ बोल रहा है। तो मैं तब सोचता था कि यार मैं जब एसपी बनूंगा तो मैं कभी लोकेशन रात में नहीं पूछूंगा। भाई रात में कोई भी ऑफिसर अपने घर में होगा, या तो वो झूठ बोलेगा कि साहब मेरी लोकेशन यहाँ पर है। तो मैं जब से एसपी बना तो मैंने कभी कोई लोकेशन किसी की नहीं पूछी। लेकिन यस, परिवार का बहुत सपोर्ट मिला, और सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारी वाइफ्स का रहा। और हमारी वाइफ ही नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी पत्नियों ने इन लोगों के लिए त्याग किया। इसलिए आप लोग अपनी वाइफ्स के लिए ताली बजाइए, क्योंकि सबसे बड़ा जो त्याग है पुलिस में, उसकी वाइफ और उसके बच्चे करते हैं। मैं तो फिल्म देखना भूल गया, अब मेरी वो सिनेमा देखने की आदत खत्म हो गई। और यदि आप पब्लिक ओरिएंटेड पुलिस ऑफिसर हैं तो आपके पास फिर टाइम नहीं है। फिर लोग रात में भी आपसे मिलेंगे, दिन में भी मिलना चाहेंगे, और पुलिसिंग के लिए आपको अलग से टाइम देना होगा, अपने लोगों से आपको मिलना होगा। यदि मेरे एसएचओ से मेरी बात नहीं होगी, मेरे एसीपी से मेरी बात नहीं होगी, तो फिर कम्युनिकेशन गैप रहेगा। ये कोई इंटरनल पुलिसिंग जो है और बॉर्डर की पर जो फौज की लड़ाई है, दोनों में डिफरेंस है। बहुत बार हिंदुस्तान में लोग इसको डिफरेंट एंगल से लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर की लड़ाई एनिमी के अगेंस्ट है,
हमारी जो रोज का जो रोजमर्रा का काम है वो हमारे अपने लोगों से है। जिनके खिलाफ हम मुकदमा करते हैं वो हमारे ही भाई हैं, दे ऑल आर आवर ब्रदर। उनके खिलाफ हमारे मन में कोई नफरत या कोई गुस्सा और क्रोध नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा अपने पुलिस साथियों से ही कहता हूं, आज हम आगरा में हैं, हमें नहीं मालूम था 2 साल पहले कि मैं आगरा में कहीं भी नौकरी करूंगा, क्योंकि मैं कभी आगरा जोन में ही नहीं रहा। 2 साल पहले मैं आगरा में आया तो मैं 2 साल यहाँ आईजी रहा, और फिर मैं यहीं का सीपी बन गया, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो हमको नजरिया सबके प्रति सामान्य रूप से रखना चाहिए, और चूंकि परिवार से बिलगाव एक स्वाभाविक चीज है, और खासकर जो बड़ा जिला रहता है, जो बड़ा शहर है, वहां पर पर्व त्योहार के जमाने में, क्योंकि और जो सर्विस के जो और अदर्स जो साथी हैं वो फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, पर्व त्योहार में होली हो दिवाली हो अपने गांव जाते हैं। हम लोगों के साथ वो चीज किसी पुलिस वाले के साथ नहीं हो पाती है, और ये जब तक नौकरी में 35 साल 34 साल 36 साल रहेगा, फील्ड में रहेगा, तो ये उसके लिए बहुत कठिन है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा त्याग हमसे ज्यादा, हमें तो चलिए हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें एक आप लोगों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा एक रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन हमारी जो वाइफ्स हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, उनको तो कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता है, और सबसे ज्यादा त्याग उन्हीं का है, क्योंकि वो यदि नहीं चाहेगी तो हम लोग मन लगाकर काम कर ही नहीं सकते। घर में यदि झगड़ा हो जाएगा तो इंस्पेक्टर किसी के खिलाफ उस दिन 2 मुकदमा ज्यादा, 2 धारा हो सकता है ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि उसका दिमाग उस समय काम नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा जो सेक्रीफाइस है यदि किसी का, तो जो भी पुलिसकर्मी है उन सब की वाइफ्स का है, और हमारी वाइफ्स ने भी बहुत सेक्रीफाइस किए। अपनी लोग छुट्टियां सेक्रीफाइस करते हैं, कहीं लोग जा नहीं पाते हैं, और बच्चे के साथ भी होता है। अब हम लोग डीआईजी आईजी हो गए तो कुछ टाइम मिलने लगा। जब बच्चों के अपब्रिंगिंग का टाइम होता है, बच्चे उस समय छोटे रहते हैं, 1 साल 2 साल, या बच्चों का जन्म ही, मैं एसपी बागपत था तो मैं फादर बना, तो उसका जो एंजॉय होना चाहिए उस चीज का एंजॉय कर नहीं पाते हैं। लेकिन परिवार को एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन पुलिस में रहते हुए लोग इसको भी आनंद के रूप में लेते हैं, चूंकि हम लोग मान लेते हैं यही हमारी लाइफ का पार्ट है। और ऑफ कोर्स हम सबकी जो वाइफ हैं या जो हमारे बच्चे हैं उन सबका हमें सपोर्ट रहता है। और मैं इन लोगों से भी कहता हूं, अपने मेरे जो भी जूनियर्स हैं, कि जो भी टाइम मिले क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ आप स्पेंड करिए, क्योंकि आपके पीछे यदि सबसे ज्यादा कोई खड़ा है तो आपके वाइफ और बच्चे खड़े हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई घटना हो, यदि किसी के साथ कोई बात होती है, कोई मार्टिर होता है, कोई हमारा शहीद होता है हमारा साथी, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है और सबसे ज्यादा समस्या आती है उसके जो बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसी को आता है। तो जब भी टाइम मिले, क्योंकि समय को कोई नहीं जानता है कब कहाँ कौन सी घटना घट जाए, और गोली और पत्थर पहचानता नहीं है कि ये सीपी साहब हैं या ये कांस्टेबल है, तो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं एक और चीज करता हूं कि जहां भी मैं रहता हूं, मैं अपने एसएचओ को छुट्टी के लिए कभी नहीं रोकता। जितने दिन की छुट्टी एसएचओ एसीपी को जरूरत है, डीसीपी को, मेरे तरफ से फ्री है। यदि मैं जिले में मौजूद हूं तो उस पाप और पुण्य का मैं जिम्मेदार हूं, मैं उनको छुट्टी दे देता हूं, ताकि वो कम से कम इस चीज को एंजॉय करें। बहुत बढ़िया। 2 आखिरी सवाल। एक, आपने यूपीएससी की जब तैयारी की तब कोचिंग नहीं ली, हिंदी माध्यम से रहे, पहले प्रयास में दानिश क्लियर किया, दिल्ली पुलिस ज्वाइन भी कर ली, ट्रेनिंग भी चल रही थी, और जो सेकंड प्रयास है आपका वो आपने फिर किया और बिना ट्रेनिंग के आईपीएस का 2005। नेतरहाट से आप पढ़े हुए आवासीय विद्यालय, और वहां के तो मतलब हम लोग कहते थे कि बोरे भर भर के जो हैं नेतरहाट से आईपीएस निकलते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं 97 से 99 2000 तक मैंने इलाहाबाद में तैयारी की, हॉलैंड हॉल में रहता होता था, और मेरा भी सब्जेक्ट जियोग्राफी था, हिस्ट्री जियोग्राफी, क्योंकि उसमें जीएस में आसान हो जाता था। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आईएएस आईपीएस हैं। हम 13 लोगों का ग्रुप था, हम 13 में 2 लोग नकारा थे, बाकी 11 निकल गए 2000 से 2005 तक के बैच के। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम लोग कैसे बन जाते हो यार, और मैक्सिमम 99% बिहारी उसमें, सब बिहार के, हम तुम लोग कैसे बन जाते हो यार, कुछ साला कुछ स्पेशल खाते हो, क्या करते हो? तो उनमें से बहुत से लोगों ने एक बात कही सर, जो बहुत दिल को छूने वाली, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुने उसको। मैक्सिमम जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक बात कही, कहा कि यार हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं भाई, जीवन भर रिक्शा चलाना और मजदूरी करना। हम उससे डर के आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा कष्ट होता है रादर आईएएस आईपीएस बनने के।
क्या ये एक मोटिवेशन होता है जब आप लोग तैयारी कर रहे होते थे, बहुत सारे लोग होते थे आपके साथ के? अब एक मोटिवेशन, देखिए ये तो समाज का, जैसे बिहार की जो सोसाइटी रही, या जो आपने मेरे स्कूल का जिक्र किया नेतरहाट, तो यस, स्कूल एक मोटिवेशन था। और ये स्कूल भी इसलिए बना था कि जब देश आज़ाद हुआ तो जब इस देश में सबसे कम आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर और आईपी के ऑफिसर वो बिहार से थे। तो जो बिहार के उसमें मुख्यमंत्री थे और जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे और एजुकेशन मिनिस्टर, इन लोगों ने तय किया कि हम एक ऐसा स्कूल बनाए जहां पर कि हम इस तरह के लड़के को हम तैयार करें जो कि सिविल सर्वेंट बन सके। और उन्हीं की प्रेरणा से एक अंग्रेज थे नेपियर साहब, उन्होंने नेतरहाट विद्यालय के वो फर्स्ट प्राचार्य बने, प्रिंसिपल बने। और स्कूल का जो ओवरऑल करिकुलम था, वो करिकुलम इसी के तरफ था कि लड़कों का सर्वांगीण विकास हो। मेरा जो खुद का अपना नॉलेज रहा, मैं तो कोचिंग वगैरह किया नहीं, लेकिन वो सब कुछ दिया स्कूल का रहा। क्योंकि स्कूल में जो टाइम मिलता था एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल था, गार्जियन भी नहीं जाते थे, छुट्टियां भी नहीं मिलती थी, पहाड़ पर स्कूल था, ओपन टाइप का। तो मैंने स्कूल के लाइब्रेरी का काफ़ी यूज़ किया और उस लाइब्रेरी के यूज़ के कारण इंटरेस्ट अपने आप, वहाँ टीचर थोड़ा हेल्प करते थे इंटरेस्ट डेवलप करने में। तो मेरा जो नेशनल कल्चर था, पॉलिटिक्स थी, सोशियोलॉजी थी, इंटरनेशनल चीज़ें थी, मेरा इंटरेस्ट उधर डेवलप हुआ और मैंने उन चीज़ों की पढ़ाई की। लेकिन जो आपने बात कही सिविल सर्वेंट बनने की, तो निश्चित रूप से बिहार की सोसाइटी में उस जमाने में इसका एक बहुत बड़ा क्रेज था और इस क्रेज के कारण लोग बनते थे क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस और नहीं थे। लेकिन मैं एक और बात कहूँगा, मैंने एक और चैनल इसी जगह मैंने एबीपी न्यूज़ पर यह बात कही कि सोसाइटी का रियल हीरो आईएएस आईपीएस नहीं है। आईएएस आईपीएस एक एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद सर्विस में आया, और ये हमारा धर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विस की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है और हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। असली जो देश की जो तरक्की करने वाले लोग हैं, वो असली लोग हैं जो हमारे ये बड़े उद्यमी हैं, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो रोजगार को क्रिएट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं। आपके जैसे लोग, आप भी तैयारी करते करते आप इस लाइन में आए और आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आपने कई लोगों को रोजगार दिया। तो असली जो सर्जक है समाज का, जो जीडीपी बढ़ा रहा है, ये आईएएस आईपीएस नहीं बढ़ा रहा है। आईएएस आईपीएस का धर्म है, मेरा धर्म है। मैं आईपीएस यूपीएससी में पास किया तो मेरा काम है लोगों की सेवा करना, मेरा काम है ईमानदारी से लोगों की मदद करना। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमको इसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को शो नहीं करना चाहिए। किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को, खासकर आईपीएस ऑफिसर को मैं हमेशा कहता हूं कि आप सहज भाव में रहिए। आप अलग नहीं हैं, हम कोई डिफरेंट नहीं है लोगों से, हम एक आम आदमी हैं। हम में जब तक सहजता नहीं रहेगी, हम में जब तक सरलता नहीं रहेगी, तो हम क्या किसी को दे देंगे। हम एक परीक्षा पास किए जो हमारे देश की संविधान ने हमको अवसर दिया, लेकिन देश का जो जीडीपी बढ़ा रहा है वो यंग एंटरप्रेन्योर बढ़ा रहा है, क्योंकि वही देश में रोजगार का सृजन कर रहा है। तो जो भी रोजगार का सृजन करेगा वो आदमी नई सोच को रखता है। हम लोग तो स्टेटस कोइस्ट है। जो भी सर्विस में है, हमारा रूल बना, एग्जीक्यूटिव ने ये तैयार किया कि हमें ये काम करना है और हम उस काम को करते हैं। लेकिन जो भी एंटरप्रेन्योर है वो नए तरीके से चीजों को सोचता है। टाटा ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक चीज सोचा कि हमको इस देश में पानी से बिजली बनाना है, ये टाटा ने सोचा। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने, जो आप देखते हैं वेस्टर्न घाट पर मुंबई में जो बिजली बनती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली उन्होंने बनानी शुरू कर दी। उनके मन में विचार आया तो उन्होंने भारत की सबसे पहली स्टील प्लांट उन्होंने वहां पर लगाया, और आज हमारा देश स्टील के प्रोडक्शन में कितना आ गया और टाटा ने कितने को रोजगार दिया। तो नए सोच, नए विचार जिसमें भी आते हैं, असली एंटरप्रेन्योर वो है और असली भारत माता के वो सपूत है जिस पर सभी को गर्व करना चाहिए। ये मेरा मानना है। निश्चित रूप से हम लोग सर्विस में हैं, हम लोग भी अच्छा करते हैं, हम लोग को रिकॉग्निशन मिलता है, हम लोग कोई अलग से एक चीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को और ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को सहजता के साथ रहना चाहिए। हम जितने सहज होंगे,
हम जितने अनुकूल होंगे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से, उतना लोगों की हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं और जिस मूल्य के लिए हम सर्विस में आए हैं वो मूल्य हम लोगों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हैं, इसीलिए हम जैसे लोग अपना काम कर पाते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। और आपने हमारे प्रयासों को एक्नॉलेज किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। चलते चलते आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। लता मंगेशकर, काजोल, अजय देवगन, ये सब आपके बहुत फेवरेट है। आपने बहुत जी एकदम, बहुत picture हमने देखी। सारी अजय देवगन की तो हमने लगभग फिल्में देखी। अब तो मैं फिल्म देख ही नहीं पाया पिछले 10-12 सालों से। तो मैं चाहता हूँ कि लखनऊ- इस मंच से कोई कुछ गुनगुना दीजिए 2 लाइनें। मैंने सुना आप गाना अरे गाना तो हम गाते ही हैं। गजलें बहुत सुनते हैं आप, और गजलें गुनगुनाते सुनते भी हैं अपने दोस्तों के बीच एक में। मैं शेर कह के जाता हूँ, दो, एक हिंदी में भी कहूंगा और एक हिंदुस्तानी जुबान में, दोनों। जी तो एक शेर है जिसको मैं बराबर कहता हूं लोगों से, और पुलिस वालों को भी इस शेर को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस धज से कोई मक्तल को जाता है, धज का अर्थ होता है शान के साथ, जिस धज से, और मक्तल करबला को कहते हैं, शहीद भूमि को, जिस धज से कोई मक्तल को जाता है वो शान सलामत रहती है, इस जान का यारों क्या कहना, ये जान तो आनी जानी है। तो शहीद भूमि में जिस शान से लोग जाता है करबला की लड़ाई में, उसी को लोग याद रखते हैं। तो जब हमने वर्दी पहनी है तो वर्दीधारी को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस धज से कोई मक्तल को जाता है वो शान सलामत रहती है, इस जान का यारों क्या कहना, ये जान तो आनी जानी है। तो अपनी वर्दी को ऊपर हमेशा गर्व करिए और इसको हमेशा इस रूप से रखिए कि हमें किसी से कभी घबराना नहीं है। दूसरा, मेरे बहुत ही फेवरेट और जिनकी कविताओं को पढ़ करके हम लोग पले बढ़े, हम जहाँ के रहने वाले हैं, बेगूसराय का सभी बच्चा जो हमारी उम्र में, जिसकी पैदाइश 80s में और 70s में रही, उनकी कविताओं को पढ़ा। दिनकर जी की कविता है, उनकी 4 पंक्ति में सुनाऊंगा आपको कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। ये भी आप सभी के लिए है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हम ख्वाब में हमेशा देखते हैं, ख्वाब की तामीर बनाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो ख्वाब की तामीर हट जाती है। कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हारना मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। पुलिसिंग में रोज हम लोगों के सामने रोज नए नित अवसर आते हैं, नए कलेवर के अवसर आते हैं, उससे हमें घबराना नहीं है और इसी से हमें सीखना है। हम अपनी इस नौकरी की यात्रा में बहुत कुछ सीखे। हमारे अतुल साहब का दिल बड़ा है और ये मैं इनकी बड़प्पन का कायल हूं कि हम लोग यंग थे उसमें, और 10 साल पहले की बात होगी, 9 साल पहले हमारे इंस्पेक्टर ने इनके साथ बदतमीजी की। हो सकता है आज के डेट में मैं कुछ और सोचता, लेकिन उसमें मुझे लगा कि भाई मेरे इंस्पेक्टर को तो ये मालूम नहीं था कि ये भाई अतुल अग्रवाल एक समाचार के एडिटर हैं, तो उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने वो सोचा। लेकिन इन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया उस समय भी, और मैं आपके उस एपिसोड से भी उस चीज को सीखा। और मैंने फिर उसको भी बताया कि भाई चलो तुम मेरे साथ रहे तो मैं तो जिसके साथ हूँ तुम्हारे लिए लड़ा, लेकिन तुमको भी अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। उसके बाद मैं लोगों को बराबर, रेगुलर लोगों को ये चीज कहता हूँ, किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम सोचो कि मेरे साथ कोई नहीं करे। मैंने उसको भी यही कहा कि तुम मेरे साथ रहे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमको ये व्यवहार, तुम्हारे साथ यदि ये कोई व्यवहार करता तो तुम कैसा महसूस करते, तुम अपने को एज SHO छोड़ दो। तो मनुष्य को और पुलिसकर्मी सिर्फ एक गुण को एडॉप्ट करे, आप लोग सभी साथियों के लिए, कि आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करिए जो आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरे साथ वो व्यवहार हो, तो आपको जिंदगी में कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं ये दावे के साथ आपको करता हूं। जय सर, मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि आपको प्रकरण अभी तक याद है। जनरली मैं उस प्रकरण को भूल चुका था और मैं कभी इस चीजों को ऐसे दिल में नहीं रखता हूं, और मैंने हमेशा आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें ही सुनी, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी और आज तक। और इसीलिए मैंने सौरभ के स्पेसिफिकली कहा कि मैं दीपक जी के साथ बैठना चाहता हूं, इंटरव्यू करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें सुनी और मुझे लगता है कि जो अच्छी बातें हैं समाज को समाज तक उनको पहुंचाना भी मीडिया का काम है। लोग जो कहते हैं ना कि मीडिया का काम केवल आलोचना करना है, हाँ मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना, मुझे लगता है कि नहीं, ये अधूरा सत्य है। हाँ, मैंने लिखा 6, आपको 9 दिख रहा है, तो हम दोनों साथ बैठे और बताएं कि भैया ये 9 ऐसे है क्योंकि मुझे 6 दिख रहा है।
तो मुझे लगता है समाज को ये बताना भी मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर मैं आपको और आपके तमाम पुलिस कर्मियों को, आप सब लोगों के साथ ये वायदा कर रहा हूं कि हिंदी खबर चैनल अगर पुलिस वालों की कुछ कमियां हैं, वो चाहे मुंह से ठाए ठाए करना हो या वो जो आपने कहा 2000 रुपए ले लिया किसी से ब्राइबरी, अगर वो दिखाता है तो हम ये भी दिखाते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जब शहीद मोहन चंद शर्मा जी को गोली मारी आतंकवादियों ने तो उनके परिवार का आज क्या हाल है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ एसी हॉल में बैठ के हम लोग यहाँ पे बौद्धिक विलास कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ यू। और एक चीज और, आप जब नहीं आए थे तब श्री राम बदन सर जी की अगुवाई में जो आपके पुलिस ऑफिसर्स थे ये बहुत अच्छा बोल रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर 3 महीने में 6 महीने में सर, ये आप ही शुरुआत करें यूपी में पहली बार, कि जितने भी आपके ये ऑफिसर्स हैं इनके साथ एक टाउन हॉल किया जाए। हिंदी खबर फ्री में उसको लाइव करने को तैयार है, ताकि इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को बोलने का मौका मिले, क्योंकि ये कहीं नहीं बोल पाते सर, कि घर में पत्नी के सामने नहीं बोल पाते, बोल पाएंगे भी नहीं, पत्नी के सामने कोई नहीं बोल पाता। ये आप लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं, ये जनता के सामने नहीं बोल पाते हैं, नेता बोलने नहीं देते, पत्रकार आजकल जिस तरह से वो जमूरे जी उस्ताद जी वाली पत्रकारिता हो गई, मुर्गा लड़ाऊ वाली पत्रकारिता, उसमें पुलिस वाले बेचारे वैसे नहीं बोल पाते। हाँ, महिलाओं के सामने बोलना बनता नहीं, तो कहीं तो बोले ये लोग। मुझे लगता है कि जो आपके या बाकी जगहों के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके बहुत सारी जो तनाव दूर हो जाएंगे अगर इनको केवल कोई सुन लेगा। तो ये आपके साथ में एक सुझाव आज इस पत्रकारिता दिवस पर मैं आपको साझा कर रहा हूं कि इन सारे ऑफिसर्स को हर 3 महीने में 6 महीने में एक बार बोलने का मौका जरूर दें, ओपन फोरम पे दें। और ये सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मजा भी लगाते हैं, बहुत एंटरटेनमेंट भी करते हैं, और जो जरूरी मुद्दे हैं वो भी आप लोगों के सामने आएंगे। शायद जो आप पुलिस रिफॉर्म्स में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग में काम कर रहे हैं, शायद इनके सुझाव वो आपके उस काम में भी आएंगे। बस ये मैं सुझाव देना चाहता हूं। नहीं, जरूर आपने जो सुझाव दिया है उस पर हम लोग अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला, आप लोगों के अनुभव भी सुने, बहुत गंभीरता से सब लोग सुन रहे थे। तो स्टेज पर